Yes, good afternoon. So students, in the last lecture we were discussing about the molecular orbital diagram of the heteromolecules like CO, NO and HF. Do you have any problem in that topic? No, ma'am. Students, do you have any query, any doubt regarding that topic? Molecular orbital theory and molecular orbital diagram of HOMO or hetero, HF, CO, NO. Because in the last lecture we have discussed all these three compounds, NO, CO and HF. If you have any query, any doubt, you can ask. Students, am I audible? Yes, ma'am. Say yes or no. No, ma'am. No doubts. आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही बच्चों. Speak loud. मैम कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं है. मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. I think some volume issue is there. Okay. Students, एक क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे स्टार्टिंग में भी पूछ रहे थे ना कि सिग्मा बॉन्डिंग 2p z के बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है और इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है. ये अभी सबको समझ में आ गया है कि हाई होती है. कॉन्फ़िगरेशन सबको लर्न है. Yes, ma'am. कॉन्फ़िगरेशन सबको लर्न है. Yes, ma'am. है ना. अभी ये क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की हाई क्यों होती है ना. तो देखिए एक चीज आप देखिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ तो फिर आपको समझाती हूँ आप लोगों को. Just a minute. Okay, so I'm going to share my screen. ये स्क्रीन बच्चों शेयर हो रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना. तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था जो ये है. इसमें हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम पे आते हैं. डायग्राम पे इसमें ये था कि सिग्मा बॉन्डिंग 2p z के बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z क्यों नहीं आ रहा. ये पाई क्यों आ गया. और इसका जो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे हाई है, सबसे एंड में लिखे हुए है ना. तो अभी सबको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया है, डायग्राम बनाना आ गया है. तो अब इसका रीजन समझो कि क्यों इसको सबसे लोएस्ट में लिया गया, इसको हाईएस्ट में लिया गया. किसी के पास है इसका रीजन? कोई बता सकता है मुझे क्यों सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z की एनर्जी सबसे हाई है, मतलब पाई से भी ज्यादा हाई क्यों हो गई है? डू यू हैव एनी आंसर? No, ma'am. अच्छा, तो अब यहाँ पे अब आप देखिए बच्चों कि जब p ऑर्बिटल थे, है ना, px, py, pz, ये तीन p ऑर्बिटल थे. तीनों ही सेम शेप, सेम एनर्जी के थे. बस उसमें से एक ऑर्बिटल ने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया.
सपोज करो ये वाला, इसका ये वाला और इसका ये वाला, इन्होंने सिग्मा बना दिया, तो ये तो अलग हो गए सिग्मा बना करके। ये बाकी दोनों ये जो बचे पी वाई और पी एक्स और पी वाई, ये बच गए, इन्होंने पाई बनाया। इस वजह से अब पी जेड की एनर्जी पी एक्स और पी वाई से अलग हो गई। पहला रीजन तो ये होगा कि भाई पी जेड क्यों अलग हो गया, क्योंकि पी जेड ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, डिफर हो गई आपके बाकी पी एक्स और पी वाई से। दोज आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। अब बात आती है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, बच्चों ये आपको बात पता है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हेडेड ओवरलैपिंग से बनता है, और हेडेड ओवरलैपिंग से बनने में एक्सचेंज ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। एक्सचेंज ऑफ ओवरलैपिंग बहुत हाई है, इसकी वजह से क्या है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल मतलब उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, क्योंकि वो बॉन्ड स्टेबल है। तो इसका मतलब कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा, उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टेबल है, स्टेबल है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अगर इसकी एनर्जी कम हुई तो इसके साथ जो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, सिस्टम की एनर्जी आपको पता है वो वही रहनी चाहिए। अगर हमने एक को कम कर दिया तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमें सिस्टम की एनर्जी जो है वही रखनी है। आपको पता है कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, है ना, एनर्जी तो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगर हमने पी जेड को लिया तो पी जेड ने क्या बनाया, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। एक की एनर्जी अगर बहुत कम हुई, बहुत कम क्यों हुई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और सिग्मा बॉन्ड क्या है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम है। जब इसकी कम हुई तो उसके रेस्पेक्ट इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा हुई, ताकि हमारा सिस्टम की एनर्जी क्या हो, बराबर रहे। अगर एक को हमने कम किया तो दूसरे को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी देखी सकते। अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में भी देखो, सब कुछ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। इसकी एनर्जी कम हुई तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, सेकंड नंबर पे ये आया तो इसकी एनर्जी भी बढ़ गई, है ना। एक की कम हो रही है तो दूसरे की बढ़ गई उसी के रेस्पेक्ट पे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि सिग्मा बॉन्डिंग एज पी जेड, सॉरी टू पी जेड की एनर्जी अगर कम हुई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड की एनर्जी उसी के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख जाते हो तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आ जाता है इस तरीके से। अभी 2s को तो छोड़ दो, क्योंकि 2s तो 2p से अलग है, ठीक है, इसलिए बॉन्डिंग एनर्जी कम हुई, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया। जब 2p की चांस आ रही है, 2p में क्या हो रहा है, ये 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो 4 में जैसे क्या बना है, 2 ने तो सिग्मा बना लिया, 2 ने पाई बना लिया। तो सिग्मा की एनर्जी सबसे कम होती है वो नीचे चला गया, और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ऊपर चला गया। यहाँ पर ये रीजन होता है। दूसरा रीजन तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो हमारे N2, C2 और B2 के केस में क्यों ये आपस में चेंज हो जाता है, सिग्मा ऊपर चला जाता है, पाई नीचे चला जाता है, वो सिर्फ उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो C2 का मॉलिक्यूल है वो क्या फैलाया होता है, अगर आप पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन से इसी कॉन्फ़िगरेशन से भरोगे तो वो पैरा होने लग जाएगा। ये शो करने के लिए नहीं, वो पैरा नहीं मोटाया है, यहाँ पर चेंजेस करेंगे। वैसे B2 केस के लिए B2, C2 और N2 के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भी कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन सकते हैं, ठीक है मैम। हाँ बोलिए। मैम कुछ बच्चे ज्वाइन होने के लिए कह रहे हैं। कौन बच्चा, मैंने ज्वाइन करा तो दिया, मगर इतना टाइम क्यों लगता है भाई, मैंने तो बोला हुआ है कि 12:05 की 12:10 हो जाए, चलो, पर 12:10 के बाद तो नहीं ज्वाइनिंग होनी चाहिए। चलिए ये आपके प्रोग्राम इसके बारे में, और इसमें आपको जितना भी सिलेबस था फर्स्ट यूनिट का वो आपका कंप्लीट हो गया। यू कैन चेक, आप अपने सिलेबस को लेकर चेक कर सकते हैं। दूसरा, फिर मैंने आपको कल की आपके क्लासरूम में ट्यूटोरियल 1 सेंड किया था, देखा सबने, चेक किया सबने? यस मैम।
चेक किया ना, तो उसमें आपने देखा था ट्यूटोरियल 1 के क्वेश्चंस आप लोगों ने रीड करे, देखो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, और उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, कोई क्वेश्चन और ऐड कर लेना, वो मैं शेयर कर रही हूँ ट्यूटोरियल के आप लोगों का। Shoot 1 है, लिखना ना, what do you understand by hybridization? Explain with diagram the formation of H2O, SiF4 and BrF3। ये कर सकते हैं क्वेश्चन। यस मैम। ये ट्यूट 1 के मैं क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट, जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है यूनिट 1 पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप उसको रीड करिए, मुझे बताइए डू यू हैव एनी क्वेरी, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड। हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, फिर पूछा गया है कि H2O, SiF4, BrF3 का स्ट्रक्चर दीजिए। तो H2O का क्या स्ट्रक्चर होगा? वी शेप। बेंच वी शेप स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसी SiF4 और BrF3 के लिए निकालिए। मैम हो जाएगा ये। हो जाएगा इसका शेप और इसका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कॉपी में करने हैं बच्चों क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं? ये आपका बॉन्डिंग वाले चैप्टर का है ना, ये सब भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर इसके नोट्स है नहीं है आपके पास, इसके नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने जो टॉपिक था आप लोगों को पढ़ाया था, वैसे तो नोट्स मैंने नहीं दिए थे। If you want to take the notes of this question also, then I will provide you. Do you need? जरूरत है इसकी? नो मैम। कर लेंगे ये क्वेश्चन। यस मैम। Students give me response. यस मैम कर लेंगे। कर लेंगे? यस मैम। Next question है, on the basis of hydrogen bonding, explain the following. Ice is lighter than water and H2 is gas while H2 is liquid. Ice is lighter than water. कौन बताएगा इसका आंसर? मैम ड्यू टू लेस डेंसिटी ऑफ आइस। तो लेस डेंसिटी तो है, मगर क्यों है, रीजन देना पड़ेगा ना आपको। What is the reason? जब क्रिस्टलाइजेशन है तो बीच में गैप्स पड़ जाते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैम ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल बनती है तो सॉरी जब आपका आइस का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, गैप्स बन जाती हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका डेंसिटी काफी लो हो ही जाएगी, है ना। तो क्यों वॉल्यूम बढ़ जाता है, मैंने क्या बताया था कि जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो एवरी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 different hydrogen bonds, or you can say they are surrounded, each water molecule surrounded by 4 different molecules and forms a tetrahedral symmetry. हर एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है आइस में, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो करके आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है। तो जब
हर एक मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेन करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी लो हो गई, डेंसिटी लो हो गई तो इसलिए आइस जो कि वाटर को फ्लोट करेगी और मीडियम से आइस इज लाइटर देन वाटर। दूसरा क्वेश्चन है H2 इज गैस व्हाइल H2 इज लिक्विड। क्या होगा इसका आंसर? मैम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। वेरी गुड। तो क्या होगा? तो मैम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो H2O में पॉसिबल होगी लेकिन H2S में नहीं होगी। हाँ, H2S में पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि Yes, सल्फर इज लो इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीजन इज हाई इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल सल्फर डजंट फॉर्म। तो इस वजह से क्या होगा, H2S के मॉलिक्यूल दूर दूर ही रहेंगे और इट विल बी अ गैस। ठीक है। नेक्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेस्पर विद द एग्जांपल ऑफ CH4 अमोनिया एंड H2O। वेस्पर थ्योरी बतानी है। वेस्पर थ्योरी बताने का मतलब ये हो गया सारे पहले पॉइंट्स दोगे वेस्पर थ्योरी किसे कहते हैं और किसने ये वेस्पर थ्योरी दी थी और क्या बताया था। सारे जितने पॉइंट्स है ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले वो सब आप सारे पॉइंट्स दोगे और फिर CH4 पे दिखाओगे। CH4 क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, sp3 हाइड्रोजन होगा। अमोनिया भी आपका sp3 हाइड्रोजन होगा मगर ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। 106 डिग्री 45 मिनट्स। CH4 के केस में 109 डिग्री था, यहाँ पर 106 रह जाता है और H2O के केस में दो लोन पेयर आ जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंट ई शेप हो जाएगा, है ना। और दो लोन पेयर हो जाने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा एक्ट करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर O2 एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 आएगा, है ना। तो ये आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन भी देना पड़ेगा और अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हो तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक को लिख दो, इट इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर। मैम इसमें आपने जैसे 2s से स्टार्ट किया था तो हम लोग 1s से मतलब पूरा डायग्राम बनाएंगे ना। क्या पूछे बच्चे, क्या पूछे फिर से पूछिए। मैम आपने पहले जो आपने डायग्राम हम लोग को शो किया था वो 2s से शो किया था तो हम लोग यहाँ पे 1s वाला भी पार्ट बनाए ना। ना कोई जरूरत नहीं, आप 2s से बनाइए क्योंकि 1s तो बॉन्डिंग करेगा नहीं ना, वो अंदर वाले शेल तो करेगी नहीं, आप 2s से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। ठीक है, जैसा मैंने नोट्स में दिया 2s से दिया 2s से दिखाओ। इवन कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आप 2s से लिखना चाहें 2s से लिखिए, आप रख के करके दिखाओगे और नहीं तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s से दिखा सकते हो, तुम लोगों को जिससे इजी लगे। ठीक है, मगर ये है कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाइए तो नीचे से शुरू करिए। अगर 1s नहीं ले रहे हैं तो अगर 2s ले रहे हैं तो 2s से स्टार्ट करिए आप, पहले 2s बनाइए फिर 2 को बनाइए। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पहले कॉपी में ऊपर से बनाना शुरू करते हैं कि पहले 2 को बनाएंगे फिर 2s बनाएंगे, वो रॉन्ग हो जाता है। आप एनर्जी बढ़ते हुए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिखाओगे ना, तो पहले 2s को फिल करो फिर 2 को फिल करो तो आपके डायग्राम भी सही बनते हैं। ठीक है, बाकी 1s को दिखाने की जरूरत नहीं। Next question is draw the molecular orbital diagram of NO molecule. Arrange O2, O2 minus 2, O2 plus 2, O2 plus in the order of increasing bond strength and bond length. Question समझे, इनको bond strength और bond length में increasing order में arrange करना है। Bond strength किसकी ज्यादा होगी, जिसका bond order ज्यादा होगा, और bond length किसकी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, है ना। आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैम इसका अगर हाँ बोलिए मैम इसका मॉलिक्यूल अगर डायग्राम ना शो करें वैसे कर दें ऑर्डर तो सही होगा।
नहीं, आप ऐसे शो कर सकते हैं, मगर और पूछा अगर एग्जाम में ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एनओ मॉलिक्यूल, तो एनओ का पूछा है ना, Yes. सबका नहीं पूछा है, सिर्फ एनओ का पूछा है। और बाकी इन क्वेश्चन को बोला गया है कि सब अरेंज है, क्योंकि सर क्योंकि मैम इस क्वेश्चन में O2 -2 O2 +2 सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाएंगे। आवाज आ रही है। इसका नहीं एनओ का बनाना मैम बता रही। एक मिनट स्टूडेंट, आप लोग जरा कुछ बोलिए जरा। हेलो स्टूडेंट, कुछ जरा बोलो, तुम लोग आवाज जरा देखें इसकी। मैम वो पूछ रहे हैं कि जो O2 O2 -2 O2 +2, मैम बोल रहे हैं, आपको वॉइस नहीं आ रही है क्या? बहुत धीरे वॉइस आ रही है आप लोगों की। मैम आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? आपसे वही मैं चेक कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि आप थोड़ा सिस्टम यहाँ से। अब बेटा बोलो कुछ जरा। मैम O2 -2 और O2 +2 का डायग्राम बनेगा कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉन्ड लेंथ से दिखाना है? इनका डायग्राम नहीं बनेगा बेटा, ये सिर्फ अरेंज करना है आपको, है ना। Yes, ma'am. आपको ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एनो मॉलिक्यूल है, बाकी इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यस मैम। आ गया ये क्वेश्चन समझ में, तो एनओ का बनाओगे। और इसका आंसर मुझे बताओ जरा क्या होगा, ये हम लोगों ने किया था ना लास्ट टाइम पे, यस मैम। अरेंज कर लोगे ना इसको। यस मैम हो जाएगा। चलो, now next question is write short notes on metallic bond and semiconductors. metallic bonds हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, मेटालिक बॉन्ड डिस्कस करे थे हम लोगों ने कि नहीं करे थे? स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर टॉपिक हम लोग डिस्कस किया है कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो उसको मैं कर नहीं किया है। नहीं किया, ये रहेगा नहीं किया। अच्छा ठीक है, मतलब ये टॉपिक मैं अच्छा वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था कि जब आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाए तब मैं मेटालिक बॉन्ड स्टार्ट कराऊंगी। तो फिर ठीक है, चलो फिर अब इसको अपने मेटालिक बॉन्ड और सेमी कंडक्टर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। O2 is paramagnetic and helium does not exist. मैम He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, हीलियम 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा, तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हीलियम में, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। और मैम O2 पैरामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड, तो भी कॉन्फ़िगरेशन दिखाना पड़ेगा आपको। अगर एग्जाम में आता Yes, है ma'am. तो हाउ टू शो द कॉन्फ़िगरेशन कभी होगा, ऐसे नहीं आप करोगे, है ना। ये क्वेश्चन यस मैम। मैम तो ठीक है, तो आप लोगों को बस यहाँ पर एक ही टॉपिक रह जाता है, मेटालिक बॉन्ड, राइट। तो प्लीज चेक, अभी अगर मेरे पास यहीं पर इसकी पीडीएफ मुझे मिल जाती तो मैं तुम लोगों को वो टॉपिक अभी स्टार्ट करा देती हूँ। Students, I am sharing my notes to your Google Classroom also. Metallic bonds पे ना। सॉरी मैम क्या बोला आपने? मैं कह रही मेटालिक बॉन्ड्स के नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के क्लासरूम में भी। तो अभी आप लोग वो भी चेक कर लो। ओके मैम।
क्लास कौन सी बच्चे ईसी है ना? ईसी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग? केमिकल क्या मैम? सी एच है। हाँ बेटा, अच्छा केमिकल्स हैं आप लोग, ओके। तो अभी वो आगे शेयर होगा, मैं अभी फिलहाल आप लोगों को स्टूडेंट्स शेयर हो रहा है स्क्रीन, यस मैम। है ना? ये मेटालिक बॉन्ड्स अभी क्लास के बाद मैं तुम लोगों को क्लासरूम में सेंड कर दूंगी, अभी शेयर हो पा रहा। तो ये मेटालिक बॉन्ड्स की बात आती है। स्टार्टिंग में तो मैंने आप लोग क्लासेस ली थी तो कुछ कुछ इसके बारे में मैंने बताया था कि मेटालिक बॉन्ड्स होते क्या हैं, बताया था मैंने? कुछ याद आया? कुछ बताया था मैंने इसके बारे में? मैम एक बार फिर से बता दीजिए, ध्यान नहीं है। मैम याद नहीं आ रहा। मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में क्या होता है कि भाई अगर मैं बात करूँ कि मैंने सपोज तुमको सोडियम का एक पीस दे दिया, ठीक है? सोडियम का मैंने एक पीस तुमको दे दिया, तो सोडियम के पीस में, इस टुकड़े में सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही एटम्स होंगे, कोई और एटम तो होगा नहीं, है ना? सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम क्या मेटल है? अगर मैंने Yes, ma'am. लिथियम का दे दिया, आपको चीज दे दिया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिथियम के ही एटम्स होंगे, कोई और एटम तो होगा नहीं। तो अगर सिर्फ सोडियम के अगर सिर्फ वहाँ पर एटम्स मौजूद हैं, वो सब आपस में कैसे अटैच? क्योंकि अब सोडियम के बीच में तो कोई कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनेगा, ना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2s1 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना? अब क्लोराइड होता है तो उसको Cl अगर होता तो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता और NaCl का बॉन्ड बना लेता, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता। मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ इतना बड़ा पीस अगर आपने लिया और उसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही एटम्स है, तो हाउ दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर? कैसे आपस में कनेक्टेड है? क्या कोई बॉन्ड अगर नहीं मैम बन, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही। आपको वॉइस नहीं आ रही? आ रही है मैम मैम। बीच बीच में लैग कर रही है। अच्छा, मैंने कहा कि अगर मैंने आपको टुकड़ा दिया हुआ है, पीस दिया हुआ है सोडियम मेटल का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही एटम्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड है, कोई ना कोई बॉन्ड बनाए हैं। अगर बॉन्ड नहीं होता तो वो गैसियस स्टेट में होता, वो सॉलिड स्टेट में कैसे आया? कोई भी चीज अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसका मतलब क्या है कि एटम्स के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड जरूर बना हुआ है। तो अब अगर हम मेटल की बात करें, तो हम सोडियम मेटल की बात करें, अगर सपोज करें लिथियम मेटल की बात करें, तो उनके जो सॉलिड स्टेट में वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? कोई ना कोई आपस में इनके बॉन्ड जरूर होगा। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी होता है। तो ये कैसे आपस में अटैच्ड है? तो metallic bond is a force which binds the atoms of a metal with one another. So metallic bond is a force which binds the atom of metal with one another, and all the properties of metal can be explained with the help of metallic bonds. तो जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, हम मेटालिक बॉन्ड की हेल्प से इनको समझ सकते हैं। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना? मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं,
कंडक्टर होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं हम किसकी हेल्प से समझ सकते हैं? मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड है क्या चीज? मेटालिक बॉन्ड क्या है? एक बाइंडिंग फोर्स है जो कि मेटल मेटल के एटम के बीच में लगता है, तो बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए उसके लिए हमारे पास 3 थ्योरीज आई थी मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। 3 थ्योरीज आई थी। एक आई थी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। दूसरी थी बीबीटी और थर्ड थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो बाकी अभी आप लोगों के कोर्स में इतना नहीं है। ये है मेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से आप बताइए कि मेटालिक बॉन्ड क्या है। मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आप 3 थ्योरीज की हेल्प लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में क्या बताया गया था? उसमें से इतना बताया गया था कि अगर आपके पास सपोज करो मेटल एटम्स हैं, तो मेटल एटम्स क्या करेंगे? यार इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि दे कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन, अपने में से इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देते हैं। तो अब जो एटम में जो पार्ट बचा वो प्लस का पार्ट बचा, जिसने इलेक्ट्रॉन को निकाला, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन को उसने रिमूव कर दिया। अब क्या हो गया? मेटल का प्लस पार्ट और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। ये सारे हमारे पास मेटल एटम थे, सभी मेटल एटम ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और खुद M प्लस में चेंज हो गए। तो M प्लस जो है मेटल का जो पॉजिटिव पार्ट बचा है वो इलेक्ट्रॉन के C में है। इलेक्ट्रॉन का C मतलब C को कहते हैं हिंदी में समुद्र ना। एक तरीके से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक C बन गया और उसमें क्या है? M प्लस है। तो ये M प्लस कैसे आप वहां पर फिक्स कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का C बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन से क्या होगा? ये आपस में पास पास रहेंगे। अब क्या हो गया? सपोज करो सपोज करो ये हमारे पास एक मेटल एटम है और अब उसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को उसने रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब ये M प्लस में चेंज हो गया। अब ये M प्लस में चेंज हो गया और चारों तरफ क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींचेगा, पीछे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, आगे वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा? M प्लस कहाँ मूव करेगा? M प्लस कहाँ? मैम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ही तो मूव करेगा मैम, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। रेस्ट पे रहेगा। नहीं तो हाँ, चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, सपोज तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ चारों 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ही इक्वल फोर्स उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये कहीं जा पाएगा? नो ये मैम। कहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। आप एक जगह पर खड़ी हुई है ना, हम आपको यहाँ से पीछे भी, यहाँ से भी आपको खींचा जा रहा है, यहाँ से पीछे, यहाँ से पीछे, तो क्या होगा? आप कहीं भी मूव कर पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो क्या हो गया? वो मेटल एटम वहां पर फिक्स हो गया, है ना। ऐसे दूसरे एटम भी वहां पर फिक्स हो गए। जो मेटल की जो आयंस कहना चाहिए सब क्या होगा? फिक्स हो गए। कहाँ पर फिक्स हो गए? उस इलेक्ट्रॉन की C में फिक्स हो गए। इलेक्ट्रॉन एक समुद्र बन गया है चारों तरफ, उसमें वो फिक्स हो गया क्योंकि चारों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? मेटल एटम फिक्स हो गए अपनी जगह पर, तो वो दूर नहीं जा पा रहे। अगर दूर चले जाते तो गैस में चेंज हो जाते, क्योंकि अपनी जगह पर फिक्स है इसलिए वो सॉलिड स्टेट में है। तो यही यहाँ पर जो बाइंडिंग फोर्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो काम कर रहा है। एक मेटल एटम है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन से और वो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या हो गया? जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सब तरफ लग रहे हैं, तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो गए। फिक्स हो गए तो इसमें यही बोला गया दिस इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। पर ये इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी बाद में फेल हो गई क्योंकि ये नहीं बताते। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि भी कैसे यहाँ पे मेटल एटम फिक्स है अपनी जगह पर, मगर ये कैसे आगे जाकर के कंडक्टर बनेंगे, ये सेमी कंडक्टर बनेंगे, ये इंसुलेटर बन सकते हैं, ये कैसे हो सकता है ना? कैसे हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की कैटेगरीज कैसे डिफाइन करते हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं। तो इसलिए बाद में इलेक्ट्रॉन की थ्योरी फेल हो गई, है ना। उसके बाद फिर हमारी दूसरी थ्योरी
आई थिंक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई, मगर वो भी थ्योरी बाद में फेल हुई। थर्ड थ्योरी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से इन्होंने क्या डिफाइन करा, मेटालिक बॉन्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आप लोग को ये आता है कि व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देने लग जाते हैं। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं मांगी है, हमने पूछा है मेटालिक बॉन्ड्स को डिफाइन करिए विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। तो उसको अब हम शेयर कर रहे थे स्क्रीन को। ये हो गया आपको ये सब, ये दो थ्योरी तुम एक तो फिर मैंने आपको बताई थी, तो भी आप छोड़िए, आप मेन इसका आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या इसको बोलते हैं हम लोग बैंड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर मेटालिक बॉन्ड्स और बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर लिथियम में सपोज करो हमने लिथियम का एक वो ले लिया, हम लोगों ने पीस ले लिया, उस लिथियम में, उस लिथियम के पीस में सपोज करो लिथियम के 10⁻23 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 10⁻23 एटम्स। कितने सारे एटम्स हो गए, है ना। तो अब छोटा से छोटा पीस भी ले लोगे तो इतने एटम्स हो सकते हैं। तो सपोज करो इतने सारे एटम हैं, जब जितने सारे एटम होंगे उतने इनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये एक लिथियम एटम है 1s, ये दूसरा लिथियम एटम है 1s। अभी क्या है भी, हम लोग कॉपी में या पेपर में सिर्फ 2 या 3 ही एटम्स को ही कंबाइन करते हुए दिखा सकते हैं। हम लोग हजारों लाखों करोड़ों एटम्स को कंबाइन करके नहीं दिखा सकते। तो सपोज करो ये एक लिथियम का एटम है, एक ये लिथियम का एटम है, और ये दोनों ये क्या है, तो इसका 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे लिथियम एटम का 1s ऑर्बिटल है। ये 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 1s2 2s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s1। अब अगर इसके बाद 2s ऑर्बिटल है तो 2p ऑर्बिटल भी होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाली शेल में s भी होता है, p भी होता है ना। तो अगर मैंने कहा लिथियम 1s2 2s1 2p 0, यही तो कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आपके पास सेकेंड शेल मौजूद है तो सेकेंड शेल में p ऑर्बिटल भी होगा, मगर वो क्या है? वेकेंट है, तो हमने बना दिया है। तो 1s2 2s1 और ये 2p हमारा वेकेंट है। ऐसे दूसरा आइटम आया, उसका उसमें भी लिथियम में क्या आते? 1s2 2s1 2p1। ऐसे का थर्ड आइटम आता, 4 आइटम आता, 5 आइटम आते, इस तरह हजारों लाखों करोड़ों आइटम यहाँ पर आ सकते थे, है ना। अभी मगर हम लोग कॉपी में नहीं शो कर सकते, तो हमने सिर्फ 2 को शो करा हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखो, इन्होंने जब 1s से कंबाइन करा तो आपको क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ, ये क्या हमारा है? सिग्मा बॉन्डिंग 1s, और ऊपर वाला है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s क्या है? पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा फिल्ड है ना। 1s भी पूरा भरा हो, सिग्मा बॉन्डिंग 1s भी पूरा यहाँ पे भरा हुआ होगा, और एंटी बॉन्डिंग वाला भी पूरा भरा हुआ होगा। अभी तो हमने सिर्फ 2 एटम लिए थे यहाँ पर, इसलिए हमने 2 लाइन यहाँ पे बनाई हुई ऐसे करके। अगर हमने हजारों लाखों करोड़ों एटम्स लिए होते यहाँ पर, हमें कितनी सारी यहाँ पे लाइन से बनानी पड़ रही होती है, बनानी पड़ती कि नहीं बनानी पड़ती? और यस मैम। क्या कहते हैं, ये पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है। और इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि पूरा बैंड बन गया। क्या बन गया? बैंड बन गया। बैंड क्यों बन गया? तो अभी हम लोग सिर्फ अगर 2 एटम की बात कर रहे हैं तो हमने एक लाइन ये दिखाई, एक लाइन ये दिखाई है। ठीक है, 2 एटम है तो 2 एटम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अगर हमारे पास 10 एटम्स होते तो 10 एटम से 10 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते, तो यहाँ पे 10 लाइन बनाते। अब हजारों लाखों हैं तो हमारे पास ऐसी ढेर सारी लाइन से बनाएंगे, और सबके सब पूरे क्या होंगे? फिल्ड होंगे,
पूरे फिल्ड होंगे, है ना। ये सिग्मा बॉन्डिंग वाला इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ढेर सारी लाइन बन जाती तो हम बोल देते एक तरीके का बैंड बन गया, बैंड, है ना। अभी तो अलग अलग 2 लाइनें दिख रही है, वैसे क्या दिखता है हमको पूरा पर बैंड दिखता है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं बैंड। और इसको बोल रहे हैं हम लोग नॉन कंडक्शन बैंड। नॉन कंडक्शन बैंड क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब सारे आपके ऑर्बिटल सारे के सारे फिल्ड हैं, तो अगर आपने इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या जंप हो कहीं जा सकते हैं? नो मैम। नहीं जा सकते, क्योंकि ये सारा ऑर्बिटल पूरे फिल्ड है। अगर सपोज करो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते यहाँ पर नीचे वाले में और ऊपर वाला खाली होता तो हम एनर्जी देते तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ जा सकता था। मगर ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, पूरा फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देंगे भी तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर के कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए इस बैंड को हम लोग नाम दिया हम लोगों ने नॉन कंडक्शन बैंड। क्या बोल रहे हैं? कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग वाला, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है। तो जो बैंड बनेगा वो भी पूरा भरा हुआ बनेगा, तो बोल रहे हैं नॉन कंडक्शन बैंड। बात समझ में आई? यस क्यों मैम। बैंड नाम दिया और क्यों तो बैंड थ्योरी क्यों बोल रहे हैं हम लोग? अब देखो फिर चांस आई 2s ऑर्बिटल की। 2s में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के, इन्होंने कंबाइन किया, फिर वही चीज यहाँ पर नीचे वाली जो लाइन है ये बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s, और ऊपर ये वाली लाइन बनेगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, जो मैं कर्सर यहाँ पे दिखा रही हूँ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा बॉन्डिंग 2s। ये बन गया, 2 बन गया। अभी अगर इसका मतलब क्या हो गया, अब जब इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बॉन्डिंग बॉन्डिंग में जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भी नहीं है। की एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा और बॉन्डिंग भरा रहेगा। तो हम कह सकते हैं Yes, ma'am. कि हाफ एम्प्टी और हाफ क्या है? फिल्ड है। हमारा आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। अगर 2 ऑर्बिटल है, 2 में से एक भरा हुआ है एक खाली है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? आधा खाली आधा भरा हुआ। ये 2 थे, अब ये हजारों लाखों करोड़ों हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स। यहाँ पर ढेर सारे आपके ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और नीचे वाला बोलेंगे ये भरा हुआ बैंड है, ऊपर वाला खाली बैंड है। ऊपर वाले कौन होंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे, नीचे वाले क्या होंगे? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग भरा हुआ रहेगा तो हम बोलेंगे फिल्ड लोअर हाफ बैंड, और ये ऊपर वाला क्या है? खाली है। अब मुझे बताओ कि अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जंप होकर ऊपर जा सकते हैं? यस मैम। जा सकते हैं, क्योंकि ये खाली है। वैकेंट अपर हाफ बैंड क्या है? खाली है, वैकेंट है, और नीचे वाला फिल्ड लोअर हाफ बैंड है। तो इसलिए इस बैंड का नाम हमने ले दिया कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ कंडक्शन बैंड। और ये कंडक्शन बैंड और ये नॉन कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है तो बोलते हैं फॉरबिडन जोन। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन। ये हमारा फॉरबिडन जोन है। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज द फॉरबिडन जोन। फिर 2p की चांस है, तो 2p में जो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैम फॉरबिडन मत क्या मीन्स क्या? फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन का मतलब होता है कि यहाँ पर हम नहीं जा सकते, है ना। फॉरबिडन का मतलब क्या? नॉट अलाउ, यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब क्या हो गया भाई? इसकी ये 1s है, ये 2s है। 1s और 2s की एनर्जी में अलग अलग डिफरेंस है ना, ये अलग एनर्जी का, ये अलग एनर्जी का। तो इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है, दिस इज नोन एज फॉरबिडन जोन। जो एनर्जी गैप है, ठीक है, इसको कोई फॉरबिडन जोन। और ये जब देखो 2p की चांस आई तो 2p में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब 2p में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसकी एनर्जी तो बहुत ही कम होगी, इसलिए देखो ओवरलैप करते हुए दिखा रहे हैं, 2s के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। जब है ही नहीं कुछ तो ये क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2s और 2p के बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, फॉरबिडन जोन यहाँ पर मौजूद नहीं है इस केस में, लिथियम केस में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंट 2p बैंड, इसको बैंड कर लेना, बॉन्ड बना हुआ वैकेंट 2p बैंड। और ये दिखा रहे ओवरलैपिंग जोन दिखा रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया कि ये जो आपका स्ट्रक्चर कैसे बना?
ये स्ट्रक्चर कैसे बना समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। गया समझ। आंसर देखिए, हाँ बोलिए। मैम जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 2p, अगर हमारा ये 2p फील्ड होता और अगर हमें एक और 2p बनाना होता, तो फिर अगर वो खाली होता तो वो भी ओवरलैप करता। नहीं, अगर आपका 2p में इलेक्ट्रॉन्स होते तब ओवरलैप नहीं करता, है ना। खाली क्यों कर रहा है ओवरलैप? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन है बेटा, एनर्जी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनर्जी होती है ना। यस मैम। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी किसकी होगी? ये ऑर्बिटल्स तो हमारे हाइपोथेसिस है, एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि सेकंड वाली शेल मौजूद है तो 2p भी होगा, तो होगा, मगर उसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो एनर्जी किसकी कम क्या हो गई? एस के भी तो बराबर हो गई, इसको ओवरलैपिंग करने लग जाएगी, है ना। अब यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि क्या कंडक्टर्स होते हैं, क्या सेमी कंडक्टर्स होते हैं और क्या इंसुलेटर्स होते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनोगे कि अगर मैम एक मिनट, मैम एक मिनट। हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे ओवरलैप क्या हो रहा है 2p में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2p के मतलब है, ओवरलैप क्या हो रहा है? मतलब क्या क्या चीज ओवरलैप कर रही है? अब ये जो 2p जो आपके जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 2p जो ऑर्बिटल है, अब 2p में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता? उसकी वजह से एनर्जी हाई होती। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी तो इसकी हो गई नहीं। तो हमारी हाइपोथेसिस है कि सपोज करो ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल अगर मौजूद है और वेकेंट है, और इससे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा भी तो भी क्या होगा? उसकी एनर्जी जो होगी वो 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ही बराबर ही होगी, उससे एक्सीड नहीं करेगी। एक्सीड क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जब 2p में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये एनर्जी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है एनर्जी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी किस बात की? तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ दिखाते हैं कि 2s और 2p के जो बैंड बन रहा है उससे कोई एनर्जी गैप नहीं होगा, कोई एनर्जी गैप नहीं है। मतलब कि ओवरलैप हो रहा है कि जितनी इसकी एनर्जी है 2s की, ऑलमोस्ट 2p की एनर्जी भी वही है। ओके मैम। मगर ये खाली है, वेकेंट है। वेकेंट हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराना चाहें तो जंप होकर के ऊपर जा सकता है ना, जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक मकान बना रहे हैं, घर बनाया है, 3 मंजिला 2 क्या बोलते हैं 3 स्टोरीज 2 स्टोरीज जो अपना घर बना रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने घर बनाया है, हमारे घर पे लोग रहने वाले नहीं भी हैं तो भी हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज बना इसलिए लेते इन फ्यूचर कि हमारे घर में कोई आया तो ऊपर उसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप ऐसा समझिए कि 2p की जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अब इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर ये ऑर्बिटल्स है तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसकी एनर्जी 2s के ही ऑर्बिटल के ही बराबर ही होगी। उसे लिखा ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ समझने वाली बात हम बच्चों यहाँ पर ये है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होंगे जिनके पास कंडक्शन बैंड मौजूद है। अब देखो यहाँ पर कंडक्शन बैंड है या नहीं है? यहाँ पर देखो कंडक्शन बैंड ये है, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा 2s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर एनर्जी दी तो जंप होगा कि यहाँ ऊपर वाले वेकेंट अपर हाफ बैंड में जा सकता है, मूव कर सकता है ना। तो इसलिए अगर कंडक्शन बैंड अगर मौजूद है तो वो कहलाएगा हमारा कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स वो कहलाएंगे जिसमें कंडक्शन बैंड नहीं है। और दूसरी बात, ये जो फॉरबिडन जोन आप देख रहे हैं ना, फॉरबिडन जोन की एनर्जी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कैसे कि अगर सेमी कंडक्टर्स को तुम्हें कहेंगे बट बताओ सेमी कंडक्टर्स क्या है? तो सेमी कंडक्टर्स में आप कहोगे मैम कंडक्शन बैंड तो उसके अंदर नहीं है, मगर अगर ये फॉरबिडन जोन का एनर्जी क्या सपोज करो बहुत कम है, सपोज करो इसकी एनर्जी क्या बहुत कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के नॉन कंडक्शन बैंड से, ये नॉन कंडक्शन बैंड है ना, तो नॉन कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के ऊपर वाले वेकेंट बैंड में जा सकते हैं। मगर ये पॉसिबिलिटी तभी है जब फॉरबिडन जोन के बीच का एनर्जी क्या बहुत कम है। तो जब आपने एनर्जी इनको बाहर से दी तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ पर आ गया, मगर सारे इलेक्ट्रॉन जंप होकर कभी नहीं जाएंगे, कुछ जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं ना। तो सेमी कंडक्टर्स क्या है? जिनमें क्या है कंडक्शन बैंड तो नहीं है
मगर हाँ नॉन कंडक्शन बैंड और ऊपर वेकेंट बैंड के बीच में का जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन जोन है, वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्या होता है कि नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के ऊपर जा सकते हैं, तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर। और सॉरी इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होते हैं कि कंडक्शन बैंड भी नहीं है और ये फॉरबिडन जोन का एनर्जी गैप भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो कंडक्शन बैंड अगर होता तो कंडक्शन बैंड में क्या होता, इलेक्ट्रॉन जंप होकर के ऊपर चला जाता। कंडक्शन बैंड भी नहीं है और फॉरबिडन जोन का एनर्जी गैप भी इतना ज्यादा है कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले बैंड के ऊपर में जंप कराना भी चाहे तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच का फॉरबिडन जोन बहुत ज्यादा है। इसको कहते हैं इंसुलेटर। बात समझ में आई? तो 3 जो कैटेगरीज हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला हाफ बैंड भरा हुआ है, ऊपर वाला हाफ बैंड खाली है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक अपने ही बैंड के अंदर ही अंदर नीचे से ऊपर जा सकते हैं। सेमी कंडक्टर्स वो होंगे जिनमें कंडक्शन बैंड तो नहीं है मगर हाँ फॉरबिडन जोन का एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर के नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में जा सकते हैं। और इंसुलेटर क्या है, कंडक्शन बैंड भी नहीं है, फॉरबिडन जोन का एनर्जी गैप भी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर के ऊपर जा ही नहीं सकते, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। आप यहाँ से समझिए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, इसको ध्यान से देखो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? यस मैम। कंडक्टर में क्या हो रहा है, ये देखो ये आपका कंडक्शन बैंड मौजूद है, ये वैलेंस बैंड का मतलब ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप होकर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, जंप हो सकता है। सेमी कंडक्टर के में क्या है, ये जो एनर्जी गैप है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप होकर के जाएगा, मगर सब नहीं जा सकते, कुछ एक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर क्या हो गया, एनर्जी गैप भी इतना ज्यादा है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ पर नहीं जा सकते। एग्जाम में आता है तो आप ये भी बना सकते हो, तो ये तो बहुत ही इजी डायग्राम है ना, इसमें दिखा रहे कंडक्टर, ये आपको क्या है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड इसको माना कि जो खाली है, खाली जगह है, तो इनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं है, आराम से इलेक्ट्रॉन जंप होकर ऊपर चला जाता है। सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप क्या है, थोड़ा है, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। इज इट क्लियर? यस मैम। और ये यहाँ पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के बारे में यहाँ पर कहीं भी रखा है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। उसके बाद इसमें फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स आ जाएंगे, वो मैं फिर नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगी। एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, तो ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आया होगा ये इलेक्ट्रिकल यस में, मैम। यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है टॉपिक, पढ़ा होगा मैम। इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स में यही पढ़ रहे हैं हम लोग। पढ़ रहे तो समझ में तो आया होगा ना फिर तो ये टॉपिक। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी क्लास में चलो, चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की। चलो कोई बात मतलब जब नहीं, पढ़ाया था तब यही पढ़ाया था सर ने। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये है कि जितना मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर उतना समझ में आ गया ना, अभी नोट में तुम लोग शेयर कर दूंगी और उसको फिर नेक्स्ट टर्म के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और पूछना है? कुछ और पूछना है? अभिषेक कुमार मैम केमिस्ट्री लैब कब से स्टार्ट होगी? यार अभी भी तो थ्योरी ही अभी चल रही फिलहाल, तो लैब के बारे में जब होगा तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे लैब के लिए। किसी और सब्जेक्ट की लैब स्टार्ट हो गई है क्या? यस मैम, बीएससी की चल रही। किसकी चल रही है? पीएससी। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, क्या ऑनलाइन चल रही है? यस मैम। यस मैम। ऑनलाइन में कैसे बच्चा वो सर करके दिखाते होंगे, तुम लोग देखते होगे? नो मैम, यूट्यूब का लेक्चर दिखाते हैं बस। हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का लिंक दे देंगे, देखो 2 घंटे खाली बैठो और कुछ नहीं होता है मैम। पूरे टाइम हम लोग ऐसे ही ज्वाइन करके बैठे रहते हैं, कोई कुछ पढ़ाता ही नहीं है।
अच्छा चलो ठीक है, केमिस्ट्री का जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। बाकी थ्योरी तुम लोग की ठीक चल रही है ना केमिस्ट्री यस की? मैम। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री में तुम लोगों का सही चल रहा है। और Yes, देखो ma'am. पढ़ाने में तभी मजा आता है जब तुम लोग भी इंटरेक्शन करते हो, और तुम लोग इंटरेक्शन नहीं करते तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो इंटरेक्ट करते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके साक्षी, यू आर द CR ना, तो काइंडली सेंड मी योर अटेंडेंस। No, ma'am, I'm not the CR. Pratibha is CR. यस प्रतिभा, प्रतिभा कुमारी। Yes, ma'am. Yes, because kindly send the attendance, huh? Okay, so Okay. have a nice मैम day. Yes, मैम बोलिए बेटा। मैम एक बार आप शुरुआत के लेक्चर्स के आप नोट्स सेंड कर देंगी प्लीज़, जो बॉन्ड्स वगैरह। नोट्स तो मैम बेटा बिकॉज मैं सेंड करें आपको। हाँ बोलिए। मैम शुरुआत में कुछ मैं लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाया था, तो प्लीज़ अगर आप मतलब भेज सकें। ठीक है, अगर देखो उसके रिकॉर्डिंग्स भी अगर होंगी तो रिकॉर्डिंग्स की मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, है ना। री केमिस्ट्री करके जो डिपार्टमेंट हमारा है उसमें आप जा सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लो, तो उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल भी जाएंगे। और फिर भी मैं जो भी होगा मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। तो आप मुझे व्हाट्सएप में अपना मुझे हेलो हाय भेज देना, तो आपको व्हाट्सएप में लिंक भेज दूँगी। ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am. मैम।